ये भी जानता है कि जमीन पर जल थल नभ तीनों ही जगह अब भारत के मुकाबले चीन है बहुत कमजोर। लेकिन ऐसे में चीन अलग अलग रणनीति अख्तियार करता रहता है। चीन कभी करता है जासूसी, चीन कभी लग जाता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में, चीन कभी लग जाता है साइबर वॉरफेयर में। और आज देश के लिए सबसे बड़ा खुलासा, या यूं कहें चीन पर भारत का सबसे बड़ा खुलासा इंडिया न्यूज करने जा रहा है। पहली ब्रेकिंग न्यूज आपको वाकई में चौंका देगी, क्योंकि ये पीएमओ तक पहुंच रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज ये पूर्व प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी। देश के 24 मुख्यमंत्रियों के बारे में बताने वाली बहुत बड़ी खबर है। देश के 16 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बारे में बहुत बड़ी खबर है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। और याद रखिए, चीन का ये जो कांड है बड़े बड़े लोगों तक पहुंच रहा है और ये भारत को हिला देने वाली खबर है। पहली ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारत में चीन की जासूसी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक चीन भारत में बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे राजनेताओं और सामरिक पदों पर बैठे अधिकारियों की जासूसी कर रहा है। चीन पीएम मोदी समेत 5 पूर्व प्रधानमंत्रियों, 40 पूर्व और सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स, 350 सांसद, कानून निर्माता, विधायक, मेयर, सरपंच, सेना से जुड़े लोगों समेत करीब 1350 लोगों की जासूसी कर रहा है। चीन की कंपनी शेंझेन इन्फोटेक और शिन्हुआ इन्फोटेक ये जासूसी करा रही है। शेंझेन इन्फोटेक कंपनी जासूसी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के लिए कर रही है। इस कंपनी का काम दूसरे देशों पर नजर रखना ही है। यानी अभी की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, भारत के खिलाफ चीन की नई साजिश है। और इस साजिश में चीन की जासूसी को लेकर के हुआ है बहुत बड़ा खुलासा। चीन अब केवल एलएसी पर नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने में लगा है। चीन भारत में जितने भी बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, राजनेता हैं, सामरिक पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं, इन सभी की जासूसी कर रहा है। चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 5 प्रधानमंत्री, पूर्व और वर्तमान के 40 मुख्यमंत्री, 350 सांसद, कानून निर्माता, विधायक, मेयर, सरपंच, सेना से जुड़े लोगों समेत करीब 1350 लोगों की जासूसी कर रहा है चीन। अभी की बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है ये। अब चीन का ये जासूसी कांड क्या है, ये जानने के लिए अपने इन्वेस्टिगेशन स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं। उसके बाद एक पूरा पैनल मेरे साथ में जुड़ा होगा। याद रखिएगा, एक एक करके हम खुलासा करने जा रहे हैं। यानी वॉरजोन में इंफोग्राफिक के जरिए पहला बड़ा खुलासा, भारत में चीन की जासूसी पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। क्या है ये एक्सपोजे, समझिएगा आप। एलएसी के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए चीन कर रहा है घुसपैठ। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने यह बड़ा दावा किया है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, जैसे जो राजनेता हैं और जो बड़े अधिकारी हैं, इनकी जासूसी चीन कर रहा है। और आज से नहीं कर रहा है, महीनों से कर रहा है और कई की तो सालों से कर रहा है। लेकिन चीन ने कौन कौन से कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट हथियाने की कोशिश की है? 24 अभी मौजूदा दौर के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जासूसी की जा रही है। कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं, इनका भी खुलासा आगे हम करेंगे। 350 सांसदों की जासूसी की जा रही है। सेना से जुड़े करीब 1350 लोगों की जासूसी की जा रही है। सबसे पहले अगला एक्सपोजे, ये था एक्सपोजे नंबर 1। एक्सपोजे नंबर 2 अब लेकर के आए, किन किन लोगों की जासूसी कर रहा है चीन। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी जासूसी की जो आंच है पीएमओ तक है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे, 24 मुख्यमंत्री, 16 पूर्व मुख्यमंत्री, 350 सांसद हैं, 70 मेयर हैं चीन। अब आप ये देखें, तीसरा बड़ा एक्सपोजे, कौन कौन से ये मुख्यमंत्री हैं, ये आप देख लें कहां कहां के मुख्यमंत्री हैं। पहला नाम उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जासूसी करा रहा है चीन। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री। हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री। नवीन पटनायक, ओडिशा के मुख्यमंत्री। और बाकी जो अभी के मौजूदा दौर के 24 मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी जासूसी कराई जा रही है। 16 पूर्व मुख्यमंत्रियों की भी जासूसी कराई जा रही है। लेकिन चीन इस जासूसी के जरिए क्या हासिल करने वाला है? लेट्स ओपन द डिबेट। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का रिप्रेजेंटेशन करने वाले जितने भी मेरे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, उन्हें टीवी स्क्रीन पर उतार दिया जाए। सर, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। थैंक यू सो मच अपना बेशकीमती समय मुझे देने के लिए। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, अ वेरी गुड मॉर्निंग। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय एक बार फिर से मुझे देने के लिए। बहुत ही खास मेहमान मुझे अक्सर ही अपना समय देते हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर जेकेएस परिहार। ये 3 शख्सियतें ऐसी हैं जिन्होंने देश की सेवा की है, जिनके लिए दिन रात 24 घंटा 7 दिन सिर्फ और सिर्फ देश है, मुल्क है, और इनका मजहब भी सिर्फ एक है, और वो है राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र। सबसे पहले
मेजर मोहम्मद अली शाह, आपके पास आते हुए, अगर चाइना कर रहा है प्रधानमंत्री की जासूसी, पूर्व प्रधानमंत्री की जासूसी, सोनिया गांधी, सीडीएस बिपिन रावत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सांसद, 24 मुख्यमंत्री, 16 पूर्व मुख्यमंत्री, तो इनके जरिए किस तरह की कॉन्फिडेंशियल चीजें चीन लेना चाहता है और इससे भारत को नुकसान क्या है और चीन के लिए फायदा क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है भाई आपका। देखिए, फायदे चीन के काफी हैं। सन त्सू जो चाइनीज ऑथर है, जो 2500 साल पहले किताब पब्लिश हुई थी, द आर्ट ऑफ वॉर, उसमें पहले पन्ने पे, बल्कि वो किताब मेरे पास अभी है यहाँ पे, द आर्ट ऑफ वॉर, उसके पहले पन्ने पे है स्पाइज आर द मोस्ट, ये मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, हाईलाइट भी कर रखा है, स्पाइज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ वॉर। मतलब जासूसी करना सबसे अहम बात है किसी भी जंग में। और इस किताब में ये भी है कि बिना लड़े जंग कैसे जीती जा सकती है, पूरे टैक्टिक्स, अटैक, विड्रॉल, डिफेंस, सब कुछ है इसके अंदर समझा रखा है। अगर आप कोई भी किसी ने किताब पढ़ी होगी ना, तो एक एक शब्द इसका रिजोनेट करेगा जो चीन कर रही है। 18 जून को चीन ने ऑस्ट्रेलिया सर्वर्स पे अटैक क्यों किया था? उनको क्या फायदा था? उनको ये फायदा था कि भाई हो सकता है कुछ पैसे का लेन देन। भाई अगर आप मेरे से पूछें, जो मैं अभी बोलने वाला हूं वो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि रूसिया में जो वैक्सीनेशन अभी आया है वो भी चीन ने उनको दिया है एंटीडोट, मेरे को ऐसा लगता है। और अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, वुहान वायरस, वो बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, वो वुहान चीन से आया है, सब जानते हैं। और चीन में इतनी कम कैजुअलिटी क्यों बताई जा रही है? क्योंकि मुझे लगता है कि चीन के पास इसका एंटीडोट भी है। अब ये हमारे इंपॉर्टेंट शख्सियत की जासूसी इसलिए कर रहा है तरह तरह के फायदे लेने के लिए। हो सकता है पैसे को फायदा हो, ट्रूप मूवमेंट का फायदा हो, फाइनेंशियल फायदा हो। और चीन जो है ओवर एम्बिशियस भी है, वो बनना चाहता है अगले 10 साल में, उनका एम है सुपर पावर बनना, मतलब अमेरिका को से आगे निकल के पूरे दुनिया पे कब्जा कर लेना। नेपोलियन बोनापार्ट कहा जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट का जो सबसे बड़ा हथियार था वो ये किताब थी, द आर्ट ऑफ वॉर, सन त्सू की। और नेपोलियन बोनापार्ट ने वही स्ट्रैटेजी अपनाई, तब वो कॉन्कर कर सके। जब उन्होंने वो स्ट्रैटेजी अपनानी बना कर दी, तब नेपोलियन बोनापार्ट का जो डाउनफॉल था तब शुरू हुआ। तो मैं ये रिकमेंड करता हूं, द आर्ट ऑफ वॉर, सन त्सू की किताब है। इसमें चैप्टर 3 पैराग्राफ 2 लाइन 2 में क्लियरली लिखा है, द एक्मे ऑफ अ मिलिट्री जनरल इज टू विन वॉर्स विदाउट फाइटिंग। और चाइना को आप देख लीजिए, वही कर रहा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर रचने में तो ये माहिर है ये देश। ओके, ठीक है। कहते हैं हिंदी चीनी बाई बाई। मेजर जनरल डॉक्टर जेके परिहार, जैसा कि मेजर मोहम्मद अली शाह ने कहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट की किताब का जिक्र करते हुए ये कहा, स्पाइज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ड्यूरिंग वॉर, या फिर जंग से पहले या जंग के बाद, या फिर अगर जंग की स्थिति नहीं है तब भी। एक चीज ये समझाइएगा कि चीन अपने आप को कहां पर हारा हुआ पा रहा है? क्या ये माना जाए कि सीधी तौर की लड़ाई में चीन अपने आप में बहुत ज्यादा कमजोर पा रहा है, जल थल नभ में भारत के खिलाफ? और यही एक वजह है कि कभी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, कभी साइबर वॉरफेयर, कभी स्पाई वॉरफेयर, कभी कम्युनिकेशन वॉरफेयर, कभी पावर केबल वॉरफेयर, तो कभी एक पैरेलल ऑल्टरनेटिव वॉरफेयर की तरफ चीन बढ़ता चला जा रहा है। क्या यह एक वजह है? चीन अपने आप को कमजोर पा चुका है तो बाकी तरफ डेविएट करके जाने की कोशिश कर रहा है कि जासूसी करके बाकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन किसी भी तरह से निकाल ली जाए। राशिद जी, मैं आपको भी आगाह करता हूं कि आपके ऊपर भी जासूसी जो है वो चीन कर रहा होगा। यहां से मैं शुरू करता हूं। जैसा मेजर मोहम्मद अली शाह ने बोला है, जासूसी जो है वो बहुत ही जरूरी होती है, और महाभारत और उसके पहले भी ये सब चीजें होती रही हैं। और मॉडर्न वॉरफेयर में जो है इंटेलिजेंस का बहुत मायने रखता है। और अब जो वॉरफेयर जितने भी हैं उसमें पहली चीज होती है साइबर, दूसरा स्पेस, थर्ड इज फाइनेंस, और उसके बाद में बाकी ये जो है लड़ाइयाँ जो आती हैं। तो ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि चीन ही ये काम नहीं करता है, दुनिया के सारे बड़े देश जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर जासूसी जो है वो सालों साल करते रहे हैं। भारत के ऊपर CIA ने भी जासूसी करी है, KGB ने भी करी है, और ये चलती रहेंगी और चलती रहेंगी। और ये आज के सिस्टम में है। अगर आप साइबर वारफेयर में आगे नहीं होंगे तो आप कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकते हैं, पहली बात।
दूसरी बात, आपको आश्चर्य होगा कि हर सरकार, डेमोक्रेटिक सरकार हो चाहे नॉन डेमोक्रेटिक हो, उसमें एक विंग होती है। वो विंग अपने खुद के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम इंपॉर्टेंट लोगों के ऊपर जासूसी करके रखती है कि वो क्या कर रहे हैं। तो जासूसी करना तो एक वो है। चीन ने साइबर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस विंग में उनका एक यूनिट है 61398 शंघाई हेडक्वार्टर, जिसमें 2000 उनके सर्वर हैं और वहां से ये पूरी दुनिया में अलग अलग एरियाज में, इंडस्ट्रीज में, फाइनेंस में, मिलिट्री इंटेलिजेंस में, सब पे वो नजर रखते हैं और हैकिंग की कार्रवाई भी करते रहते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी जो है वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और ये जो है, हमें इसमें जो है, हमारा एक ही कमजोरी मुझे लगती है कि हमारे अलग अलग यूनिट्स जो हैं, विंग है, वो इसको मॉनिटर करती है। अब समय आ गया है कि हमारे पास में एक इंटीग्रेटेड साइबर एवं स्पेस कमांड हो, जो न केवल आर्मी के लिए हो बल्कि उसमें फाइनेंस, इंडस्ट्रीज, पॉलिटिकल, सारी इंटेलिजेंस विंग्स जो है हमको उसमें ऐड ऑन करके करना पड़ेगा। अगर आपको आज युद्ध जीतना है या बिजनेस करना है, फाइनेंशियल पावर बनना है, आप ये कहना चाहते हैं कि युद्ध जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें अत्याधुनिक हथियारों के इस्तेमाल के साथ तो हमें लैस होना ही है, लेकिन अगर हमें युद्ध जीतना है, अपने आप को अगर विश्व महाशक्ति बनाना है, तो साइबर वॉरफेयर में भी, कम्युनिकेशन वॉरफेयर में भी अपने आप को हमें बहुत आगे करना होगा और इसमें भी इंटेलिजेंस को अपने और भी ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। इससे पहले कि मैं ग्रुप कैप्टन वीएन झा के पास में जाऊं, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी अखबार न्यूज़वीक ने बड़ा दावा किया है, गलवान में चीन के 60 से ज्यादा सैनिक ढेर हुए हैं। 15 जून को मारे गए हैं चीन के 60 से ज्यादा सैनिक और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह घुसपैठ कराई थी और घुसपैठ की साजिश असल में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से की गई है और शी जिनपिंग की यह कोशिश पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। मैं फिर से बताना चाहूंगा, गलवान में चीन के 60 से ज्यादा सैनिक ढेर हुए हैं, यह कहना है अमेरिका के अखबार का। और ये बड़ी खबर है जो कि अमेरिकी अखबार न्यूज़वीक के हवाले से हम दे रहे हैं। 15 जून को चीन के 60 से ज्यादा सैनिक गलवान में मारे गए थे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घुसपैठ की साजिश कराई थी। घुसपैठ की कोशिश पूरी तरह से राष्ट्रपति शी जिनपिंग की फ्लॉप हो गई थी। मेरे ख्याल से मुझे ग्रुप कैप्टन वीएन झा के पास में जाना चाहिए। ग्रुप कैप्टन वीएन झा, अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि जो थिएटर कमांड है उसकी तरफ से पूरी की पूरी व्यूह रचना की गई थी, गलवान की या इससे पहले पेंगोंग की या इससे पहले डोकलाम की भी। लेकिन अगर किसी मुल्क का राष्ट्रपति इस तरह की हरकत या हिमाकत करने लगे भारत के खिलाफ, तो क्या ये माना जाए कि भारत में झूला झूल करके जाता है, उसके बाद जाकर के अपने खंजर को तेज करता है। शी जिनपिंग की पिछले 6 महीने से कुर्सी डोल रही है, तो क्या सबसे ज्यादा भारत के खिलाफ अपनी रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं शी जिनपिंग अपनी कुर्सी बचाने के लिए? ग्रुप कैप्टन वीएन झा, देखिए, चीन को आप किसी भी तरह से ये कभी भी मत मानिए कि वो जो कहता है वो वही करेगा। अक्सर ऐसा होता है कि वो जो कहता है वो नहीं करता है। आप सारे इंस्टेंस देख लीजिए। वो झूला झूलने का समय था 2014 का, उस समय में चीनी सेना चुमार में थी और 21 दिन का स्टैंड ऑफ वहां पे था। और उसके बाद सारे जितने भी इंसिडेंट वो देख लीजिए, चीन कहता कुछ है और करता कुछ है। अब मैं आता हूँ आपकी जो प्राइम जो क्वेश्चन था, जो जिससे आपने शुरू किया था, जिस पे जनरल परिहार ने बड़ा अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया। देखिए, ये जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है, ये जो स्पाई नेटवर्क है, ये लगभग सब देशों के पास में है और चीन खास करके पैसों में काफी रिच है। वो जानती है कि थोड़े से हड्डी फेंक दो, कुत्ते उसको पकड़ने के लिए आ जाएंगे और ये वो हर जगह में यूज कर रहा है। पाकिस्तान पे यूज किया हुआ है, नेपाल पे यूज किया हुआ है और जितने भी छोटे छोटे देश हैं जो चीन समझता है कि उसको अट्रैक्ट किया जा सकता है या उसको खरीदा जा सकता है या उसकी लॉयल्टी ली जा सकती है, वो हमेशा पैसे फेंकता है और उसको करता है। आप देखिए, अभी नेपाल में चीन ने लगभग 250 मिलियन डॉलर उसके नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को दिया हुआ इलेक्शन लड़ने के लिए। वही इलेक्शन के लिए 2014-2015 में श्रीलंका को दिया था ऑलमोस्ट अबाउट 213 मिलियन डॉलर। वही इलेक्शन के जो पैसे हैं वो लगभग हर जगह में यूज कर रहा है। और ये पैसे कहाँ जाते हैं? आपने ग्रुप कैप्टन वीएन झा, आपने जैसे ये बात कही है ना, हमारे डेटा हेडक्वार्टर से तुरंत ही एक डेटा बनकर के तैयार होकर के आया है जो ये बता रहा है कि चीन किस तरह से निवेश करता है। चीन निवेश करने के साथ अलग अलग कंपनियों को कैसे जासूसी में लगा देता है और निवेश रणनीति को अख्तियार करते हुए अलग अलग मुल्कों के खिलाफ किस तरह से चीन जासूसी करवाता रहता है।
डेटा सेंटर, डेटा हेडक्वार्टर की जितनी भी रिपोर्ट है तुरंत ही उसे अवतरित किया जाए, तुरंत ही गिराया जाए, स्टूडियो में ही गिराइए। अब आप देखें कि चीन की असल रणनीति होती क्या है जासूसी करने के लिए। समझिएगा, यह डेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, चीन ने किस साल कितने का निवेश किया है भारत में, यह हम आपको दिखाना चाहते हैं। निवेश के लिहाज से चीन अपनी कंपनियों को इंसर्ट करती है किसी भी देश में, और ऐसी कंपनीज को भी किसी देश के साथ में जोड़ दिया जाता है निवेश के नाम पर, जो कि चीन के लिए बड़े बड़े संस्थानों की जासूसी करें, बड़े बड़े लोगों की जासूसी करें, सामरिक पदों पर बैठे हुए लोगों की जासूसी करें, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की जासूसी करें। यह चीन की रणनीति है। अब चीन की रणनीति कैसे कैसे आगे बढ़ी है, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर के आपको चल रहा हूं। साल 2020 का डेटा आप देखें। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, 2016 से शुरू, अच्छा दोबारा चलाइए। हाँ, 2020 का ये डेटा है। $263 मिलियन डील की कीमत रही है। 15 डील भारत में हुई है चीन की। 2019 में $1230 मिलियन की 47 डील हुई है। 49 डील की है 2018 में, जिसकी कीमत रही है $1340 मिलियन की। डील होती है, कंपनी आ जाती है, कंपनी जासूसी करना शुरू कर देती है, और चीन की इस तरह की रणनीति रही है। 2017 में बहुत ही ज्यादा निवेश आया था, $1666 मिलियन का निवेश, 33 डील हुई है, और 18 डील को अंजाम दिया गया था भारत और चीन के बीच में। भारत तो खुले बाजार के तौर पर, भारत ने यह कह दिया कि हाँ ठीक है, हम तो ये मानते हैं कि पूरी दुनिया एक खुला हुआ बाजार है, और खुले बाजार के तौर पर भारत ने अपने दरवाजे सभी के लिए खोले, अर्थव्यवस्था सभी के लिए खोली, लेकिन चीन ने इसका गलत फायदा उठाया। क्या हम इसके बाद अगला इंफोग्राफिक भी प्ले कर सकते हैं? डेटा जोन, ठीक है, डेटा जोन से निकाल करके लेकर के आए। चीन देखिए कहां खड़ा है, और जंग के मैदान में चीन क्यों है कमजोर, यह आपके लिए समझना जरूरी है। जंग 1947 से लेकर के अब तक कितनी भारत ने लड़ी है, कितनी जीती है, हारी है, इसका एक डेटा सेंटर से अभी मेरे पास में आया है। 1948 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत जीता। 1962 में चीन ने भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, चीन जीता। यहां तक की सिचुएशन ये थी कि चीन भारत की पीठ पर खंजर घोंप रहा था, आगे बढ़ाएं। 1962 में चीन से भारत हारा, लेकिन उसके बाद 1965 में पाकिस्तान से जीत हुई, लेकिन इस बीच चीन ने सिर्फ एक युद्ध लड़ा 1979 में, और भी वियतनाम के खिलाफ, और वियतनाम से ये हार हुई थी, ये याद रखिएगा। 1965 में पाकिस्तान से भारत जीता, अगला चेंज ओवर करते रहे। इसके अलावा जो भारत ने बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, 1971 में पाकिस्तान से जीत भारत को मिली, यानी भारत ने 1948, 62, 65, 71, 1999 का करगिल, भारत ने ये सारी लड़ाइयां लड़ी हैं। 62 को अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर उसमें जीत भी दर्ज हुई है, और यहीं पर चीन ये जानता है कि भारत युद्ध में कितना ज्यादा पारंगत है, और इसीलिए डिफोकस अगर करना है तो किसी और टैंजेंट की तरफ जाओ। और मेजर मोहम्मद अली शाह, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं कि अलग टैंजेंट पर जाने के लिए ही चीन इस तरह की हरकत या हिमाकत कर रहा होता है कि जमीन पर तो लड़ नहीं पाएंगे, तो चलो ठीक है जासूसी ही कर लेते हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको मैं एक बहुत ही दुरुस्त उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। फर्ज करिए किसी के पास कोई जो बड़े लोग होते हैं ना, उनको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम बड़े हैं, वो बहुत हम्बल रहते हैं, वो कभी दिखावा नहीं करते हैं। और जिनके पास नहीं होता है वो दिखावा करते हैं कि भाई हमारे पास ये है वो है। आप सोशल मीडिया पे एग्जाम्पल भी देख लीजिए, फेसबुक पे लोग तस्वीरें लगाते हैं, एग्जाम्पल, ताकि हर कोई समझ पाए इस बात को। अब जो प्रोजेक्शन करते हैं, मतलब आप खोखले हो। चाइना वही कर रहा है, चीन बिल्कुल वही कर रहा है। अगर आपने ये कहा कि चीन खोखला है, खोखलेपन की एक रिपोर्ट दिखा लेते हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, खोखलेपन की एक रिपोर्ट दिखाएंगे, उसके बाद डॉक्टर जेके परिहार। अगला सवाल मेरा आपसे होगा। आप देखिए कैसे चीन के प्रेसिडेंट अपनी करनी के कारण अपनी देश में घिर गए हैं। जिस खोखलेपन के बारे में मोहम्मद अली शाह कह रहे थे, नाकामी से बचने के लिए या कहें सत्ता को बचाने के लिए जिनपिंग भारत चीन सीमा विवाद को बढ़ाने में लगे हैं। एक तरफ रशिया में भारत और चीन के बीच हुई बैठक में 5 पॉइंट पर सहमति जताकर चीन अपनी शराफत का ढोंग करता रहा, वहीं दूसरी तरफ जिस एलएसी पर जारी चीन की हरकतों से उसका असली चेहरा दुनिया के सामने है। और जिनपिंग ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें सत्ता गंवानी ना पड़े। भारत से युद्ध के रास्ते कैसे जिनपिंग अपनी ताकत को बचाने में लगे हैं, सत्ता बचाने का क्या है जिनपिंग प्लान, देखिए। चालबाज चीन की चालबाजी एक बार फिर दुनिया के सामने है। ड्रैगन ने फिर एक बार साबित कर दिया है कि दोहरी नीति उसकी फितरत है और वो इससे बाज नहीं आने वाला है। जिनपिंग की सेना ने एक बार फिर अपनी औकात दिखा दी है। जी हां, दुनिया की आंखों में अपनी इमेज झोंकने के लिए
चीन भारत से लगातार बातचीत कर रहा है, लेकिन सीमा पर उसकी हरकतों से साफ है कि चीन शांति नहीं बल्कि घमासान चाहता है। एक तरफ चीन 5 पॉइंट पर भारत के साथ सहमति बनाता है, वहीं दूसरी तरफ आसमान से कैद तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन सीमा पर अपनी तबाही का सामान तैनात करने में लगा है। आइए पहले आपको 5 पॉइंट बताते हैं जिस पर भारत और चीन के बीच सहमति बनी है। इन 5 पॉइंट पर सहमति बनी। विवाद किसी के हित में नहीं है, इसलिए एक दूसरे से तय दूरी रखते हुए तनाव को कम करने की कोशिश की जाएगी। रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों के नेताओं के बीच पहले से जो एक राय बनी थी उससे गाइडेंस लेना चाहिए। मतभेदों की वजह से तनाव नहीं होना चाहिए। दोनों देशों को सीमा से जुड़े मामलों में सभी मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल को मानना चाहिए। बॉर्डर के इलाकों में शांति रखते हुए ऐसी कार्रवाई से बचना चाहिए जिससे माहौल बिगड़ने की आशंका हो। बॉर्डर पर स्थिति सुधरते ही दोनों देशों को तेजी से काम करना चाहिए ताकि शांति बनाए रखें और आपसी भरोसा बढ़ाने के लिए नए उपाय पूरे किए जा सके। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव SR मैकेनिज्म के जरिए बातचीत होती रहेगी। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन WMCC की बैठकें भी जारी रहेंगी। लेकिन ऐसे करार चीन का मुखौटा भर है, क्योंकि चीन टेबल पर कुछ और, सरहद पर कुछ और नियत लिए खड़ा है। हाल ही में भारत और चीन के विदेश मंत्री रूस में SCO समिट में शामिल हुए। इस दौरान लद्दाख पर तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच 5 बिंदुओं पर सहमति बनी। लेकिन अगले ही दिन सैटेलाइट की जो तस्वीरें सामने आई उससे पता चलता है कि चीन LAC पर तनाव कम करना चाहता नहीं है। लेकिन सीमा विवाद के बीच चीन का नया प्रोपेगेंडा क्या है? PLA ने किया है युद्धाभ्यास। PLA ने 1000 मीटर की ऊंचाई पर यह वॉर ट्रेनिंग की है। PLA ने ट्रेनिंग के लिए पैराशूट का इस्तेमाल किया। पहली बार किया गया है पैराशूट का इस्तेमाल। ये वीडियो एक बार आप देखें, ये PLA का प्रोपेगेंडा वीडियो एक बार दिखाएं। 1000米低空斜装伞降训练，参训官兵在披挂好伞具的基础上，同时还携带自身武器装备以及相关补给。实跳之前，伞降教员对实跳队员进行一遍又一遍的仔细。 PLA ने ये वीडियो जारी किया है और इस वीडियो के जरिए PLA की तिब्बत आर्मी ने किस तरह से युद्धाभ्यास किया है और ये दिखाने की कोशिश पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से की गई है कि हजारों मीटर की ऊंचाई पर भी कैसे युद्ध के लिए चीन की फौज तैयार है। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि चीन इस तरह के एजेंडा और प्रोपेगेंडा वीडियो बना करके भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन ये जो नया वीडियो है इसके जरिए ये दिखाया गया है कि चीन की सेना की या चीन की फौज की तैयारी क्या है, PLA आर्मी की तैयारी क्या है। वही PLA जो गलवान में भिड़ी, वही PLA जो पेंगोंग में भिड़ी। आप देखें, 在机舱内，伞降教员对跳伞队员的背伞和鞋装进行再一次的检查，确保万无一失。高原具有气候多变、地形复杂的特点，飞行员 मीटर की ऊंचाई पर युद्धाभ्यास किया है मेजर जनरल डॉक्टर JKS परिहार। मुझे एक चीज ये समझाएं आप कि एक तरफ तो खबर ये आ रही है कि शी जिनपिंग का सिंहासन डोल रहा है, वहीं दूसरी तरफ PLA की तरफ से प्रोपेगेंडा वीडियो एक के बाद एक जारी किए जा रहे हैं। मॉस्को में बैठ करके बात करते हैं, वांग यी कहते हैं कि 5 पॉइंट पर सहमति बन गई है, पेंगोंग में थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे, गलवान में भी पीछे हट ही जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ पैरेलल इस प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट भी आते हैं, प्रोवोक करने वाले वीडियोस भी जारी किए जाते हैं। चीन वाकई में युद्ध चाहता है, जमीन पर या फिर नहीं? चीन बिल्कुल युद्ध नहीं करेगा, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं, क्योंकि अब उनका युद्ध करने से उनको कोई फायदा होना नहीं है। पेंगांग त्सो लेक पे भारत और चीन के बीच में संतुलन आ चुका है, करीब करीब बराबरी पे है। तेपशोंग में उनकी क्या स्थिति है उसके बारे में काफी वातावरण में काफी धुआंसा है और मुझे नहीं लगता कि चीन डायरेक्ट वारफेयर में जाएगा। उनका एयर सुपेरिटी उनके पास में है नहीं और जितना हमारा आर्मी डिप्लॉयमेंट लद्दाख में हो चुका है उसको मुकाबला करके पीछे करने के लिए चीन को उससे 6 गुना ज्यादा चाहिए, जो उनके पास में वहां है भी नहीं और इतना वहां डिप्लॉय भी नहीं हो सकता है। तो इन टग ऑफ वॉर की पोजीशन रहेगी। रहा सवाल चीन का ये वार्ताओं का करने का, ये तो वो पिछले 50 साल से करते आ रहे हैं।
और मैं नहीं समझता हूं कि वो कुछ करेंगे। उनकी सारी कोशिश दो ही है, एक तो जो पोजीशन उन्होंने सब सेक्टर नॉर्थ में ले लिए उसको बनाए रखें, और दूसरा जो है शंघाई ग्रुप ऑफ कोऑपरेशन का जो हेड ऑफ काउंसिल की मीटिंग नवंबर में होने वाली है, 30 नवंबर की डेट शेड्यूल्ड है, जो कि भारत को होस्ट करना है और चीनी प्रीमियर भी आएंगे, उसको वो अच्छी तरह से होने देना चाहते हैं। तो चीन की सारी हरकतें जो है वो उनकी यही है कि एलएसी को जितना अपने हिसाब से वो मॉडिफाई कर लें और उसके बाद में बैठ जाएं। और सचू की आपने पिछले 50 सालों की बात की है और मेरे डेटा जोन से कुछ और भी डेटा निकल करके आ चुके हैं। 50 साल की आपने बात की है। 50 साल में चीन को अगर 3 शब्दों में मुझे डिफाइन करना होगा तो वो 3 शब्द होंगे बात, घात, प्रतिघात, और तीनों के इर्द गिर्द ही चीन और भारत का इतिहास घूमता रहता है। मुझे ये कहा गया है, कमांड दी गई है कि तुरंत ही 50 साल का इतिहास एक बार के लिए दिखाया जाए, जो डॉक्टर जेकेएस परिहार जिन 50 सालों की बात कर रहे हैं। अब आप देखें 50 सालों में ड्रैगन ने कब कब मारा है डंक, यही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 मई 2020 में डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखा रहा हूं, नाकुला में भारत चीन सैनिकों के बीच में झड़प हुई है। उत्तरी सिक्किम में नाकुला पास है। ये मैं गलवान और पैंगोंग के ठीक पहले की बात कर रहा हूं, तो क्योंकि गलवान और पैंगोंग पे पिछले दिनों में काफी बात हो चुकी है। इससे पहले 5 मई 2020 में पैंगोंग झील के किनारे पर भारत और चीन के जवानों के बीच में झड़प हुई और पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील है जहां पर झड़प अभी भी जारी है। यानी इससे पहले उत्तरी किनारे की तरफ झड़प होती रही है, लेकिन दक्षिणी किनारे में स्ट्रैटेजिक हाइट पर भारत ने यह कह दिया है कि नहीं, भारत ने समझा दिया है कि बहुत ही ज्यादा मजबूत पोजीशन में है। 2017 में आपको याद होगा कि कैसे पैंगोंग झील के पास तीखी बहस हुई थी। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील, जिसके बारे में अभी मैं बता रहा था और दिखा रहा था आपको। अगला चेंज ओवर करते रहे। 2017 में डोकलाम हुआ। ट्राई जंक्शन में 73 दिनों तक भारत और चीन की फौज आमने सामने रही। ट्रूप्स को इस तरह से मोबिलाइज किया गया, ऐसा लग रहा था कि युद्ध की स्थिति लगभग बन चुकी है। भूटान के ट्राई जंक्शन का फायदा उठाया था चीन ने। 1967 भारत ने चीनी सैनिकों को पूरी तरह से खदेड़ दिया था। रणनीतिक स्थिति वाले नाथुला दर्रे में यह भिड़ंत हुई थी और कहा यह जाता है कि चीन को यह लगने लगा था कि 1962 में जिस तरह की चीन ने जीत हासिल की है, आगे भी भारत को उसी तरह से हरा देगा। लेकिन 67 में भारत ने यह कह दिया था कि नहीं, रणनीतिक तौर पर बहुत ही ज्यादा तैयारी हो गई है। यह 1967 तक की बात है। और चलाएं, अगला चेंज ओवर करें। 1962 भारत और चीन में बड़ा युद्ध हुआ। 20 अक्टूबर 1962 को युद्ध शुरू हुआ। कितने दिन तक चला आप ये भी देखें, पूरा 1 महीना तक यह युद्ध चला, 21 नवंबर 1962 तक। और उस जमाने में यह कहा जाता है कि इन्हीं इलाकों में चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया था, लेकिन चीन ने धोखेबाजी से किया था हमला। कुल मिलाजुला करके ड्रैगन ने कब कब डंक मारा है, यही हम आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। और आगे हम आपको बताएंगे ड्रैगन के लिए क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ललकार, और प्रधानमंत्री ने क्यों यह कह दिया कि कैसे प्रधानमंत्री ने संकल्प वाली बात क्या कही है चीन के खिलाफ, आपको बताएंगे। नहीं है कि सारा देश जो है भारत के साथ, चीन की सेनाओं को इस तरह की गतिविधियों में भाग लेने की आदत है नहीं। तो मुझे लगता है कि सब सेक्टर नॉर्थ में जो गलवान वैली और उसके आसपास के इलाके हैं, उसमें चीन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मगर भारतीय सेना जो है वहां पे काफी लंबे समय से है और हमारे ऑपरेशनल फॉरवर्ड कैंटोनमेंट भी वहां पर है, जिसमें सारी फैसिलिटीज जो जरूरी है ठंडों में रहने की, दवाइयों से लेके राशन, कपड़े, टेंट वगैरह सारे मौजूद हैं। तो भारतीय सेना अच्छी पोजीशन में ठंडों में भी रहेगी और वो आराम से पूरी ठंड वहां पे रह सकते हैं। लेकिन चक्कर तो ये है ना, आपने एकदम ठीक कहा, लेकिन चक्कर यह है कि चीन अलग अलग खतरे पैदा करने में महारत हासिल है चीन को। खतरा जो पूरी दुनिया के लिए हो, खतरा जो पड़ोसियों के लिए हो, खतरा जो भारत के लिए, जापान के लिए, वियतनाम के लिए, दक्षिण कोरिया के लिए हो, उत्तर कोरिया के लिए हो। चीन इस तरह की कोशिशें लगातार करता रहता है और यही एक कोशिश थी कि वुहान से निकला कोरोना। चीन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक बार फिर से यह साबित हुआ है कि हां, वुहान से ही निकला है कोरोना के नाम का खतरा। चीन के खिलाफ पिछले 6 महीने में हम आपको कम से कम 70 सबूत दे चुके हैं, लेकिन चीन के ही सबसे बड़े वायरस विशेषज्ञ ने चीन के राज से उठाया है बड़ा पर्दा। आज इंडिया न्यूज चीन के खिलाफ 7 सबूत पेश करने जा रहा है कि हां,